जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टाना भगत आंदोलन करने वाले हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को मतलब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वैसे, ठीक है। और जो मेंस का जितना भी इन जनरल जितना कहानी है या कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ इस लेक्चर में मिल जाएगा वैसे, ठीक है। और जो पीटी का फैक्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो वहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चंस भी आपको मतलब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनके क्या आंसर्स होंगे वो भी पता चल जाएगा वैसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो इस क्लास में ये है कि टाना अगर कहते किस चीज़ को थे या टाना भगत आंदोलन इस चीज़ को क्यों कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही एक एबनॉर्मल सा टर्म है कि टाना, तो कि टाना की चीज़ क्या था, ठीक है। तो टाना बेसिकली टानने या खींचने को कहा जाता है, ठीक है। या किसी को टान के ले आओ टाइप का चीज़ है ये, तो टानना है, ठीक है। तो टानना या खींचना इसका मतलब है पहला चीज़। तो टानना या खींचना है तो किस चीज़ को खींचना है, ठीक है। तो इस आंदोलन को जतरा ये टाना भगत आंदोलन है, इसको करने वाले थे आपको उरांव जनजाति लोग, ठीक है। तो उरांव जनजाति लोग अपना जो गिरा हुआ स्थिति था, जो पिछड़ा स्थिति था, उसको ये लोग ऊपर उठाना चाहता था, ठीक है। तो उसी जो गिरा हुआ स्थिति को अपना ऊपर उठाना चाहता था, ठीक है। तो इसको ये लोग कहता है कि टान के ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इतना ही था कि टाना, और इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ता है आपका टाना भगत आंदोलन, कि टानने से संबंधित है कि अपने बुरा स्थिति को खींच के ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है। पहला तो सुधारेंगे और दूसरा और ऊपर लेके आएंगे वैसे, ठीक है। तो इतना ये था इस आंदोलन का मतलब। और उतना ये था कि और जो इसको मानने वाला था उसको टाना भगत कहा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसको टाना भगत क्यों कहा गया, कि टाना भगत इसलिए कहा गया क्योंकि इस चीज़ को लोग इस जो कुछ नीति बनाता है उस नीतियों के लोग मानने वाला था, तो इसलिए टाना भगत कहा गया। ये टान के अपना स्थिति को ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इस आंदोलन में ये है कि ये लोग आप कुड़ुक धर्म को मानने वाले थे। पहला तो उरांव थे, उरांव का धर्म ही है कुड़ुक, ठीक है। और कुड़ुक धर्म को, और ये लोग भी कुड़ुक धर्म को ही मानते थे, जो इसका मूल धर्म था। और मूल धर्म में क्या था कि धर्मेश को अपना सर्वोच्च देवता मानते थे, ठीक है। तो इसमें भी धर्मेश को ही सर्वोच्च देवता माना गया है, ठीक है। और उसी के मतलब क्या कहते हैं कि उस सबसे ऊपर रख के ही सारे सिद्धांतों को ये लोग अपना बनाया है और प्रचार प्रसार कर रहा था ये लोग, ठीक है। और तीसरा चीज इसमें ये है कि ये एक आपका एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको संस्कृताइजेशन मूवमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली होता ये है कि एक संस्कृति आपका पहले से चल रहा है, ठीक है, उसको हटा के एक दूसरे तरह के संस्कृति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपका सांस्कृतिकरण मूवमेंट, ठीक है, या सांस्कृतिकरण आंदोलन। इसमें जो पहले आपका जो पिछड़ा हुआ हालत था, अंधविश्वास में जी रहे थे, कुरीति में जी रहे थे, शोषण हो रहा था, गरीबी में जी रहे थे, ठीक है। तो उसका ये लोग कारण निकाला था कि एक कुरीति है, कुछ जो जो अंधविश्वास है, तो उससे बाहर निकलने, जादू टोना वगैरह, नाच गाना है, मीट वगैरह जो खा रहा है, सब चीज़ से ये लोग को दिक्कत हो रहा था। बहुदेववाद है, बहुत सारा भगवानों को पूजा कर रहे, तो बहुत सारा खर्चा वगैरह हो रहा है, ठीक है, कि इनकम तो उतना ही है जो आ रहा है, तो अब खर्च ज़्यादा उधर खर्चा कीजिएगा तो अपना जीवन में सुधार कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए पुराने संस्कृति को हटा के एक नया संस्कृति को लाने का कोशिश कर रहा है। अब नया संस्कृति में क्या आएगा वो आगे देखेंगे वैसे, ठीक है, पहला। और उसके बाद ये इस आंदोलन के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि ये आंदोलन एक आपका धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, बाद में ये कोई सामाजिक आंदोलन भी बनता है, या कहीं कि आपको एक आर्थिक आंदोलन भी बनता है, क्योंकि आर्थिक बदलाव का भी बात करता है ये, ठीक है। और फाइनली ये आपकी एक राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है, ठीक है। जब भी आपका गांधी जी का आंदोलन से जुड़ता है या जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है तो ये आपका राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है। तो शुरुआत में आपका धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन भी बन जाता है, ठीक है। ये शुरुआती दौर में इस आंदोलन के बारे में मोटा मोटी इतना सारा चीज़ कहा जा सकता है, ठीक है। और इस आंदोलन का जो शुरुआती दौर का जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके जतरा भगत, ठीक है। पहले ये जतरा उरांव कहलाते थे, बाद में जतरा भगत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं तो उसको देखते हैं वैसे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो है कि जो इसका जो आंदोलन के जनक थे वो थे आपके जतरा भगत। इनका जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1888 या 1888 में इनका जन्म माना जाता है वैसे, ठीक है। तो ये कोई परफेक्ट डेट नहीं है वैसे, ठीक है। इनका बेसिकली ये आंदोलन बेसिकली गांधी जी से जुड़ गया था। गांधी जी का आंदोलन, जितना सारा आंदोलन हुआ था सब में लोग भाग लिया था, ठीक है।
तो इसीलिए अब जो 2 अक्टूबर के आसपास ही इनका जन्म हुआ था, वैसे उसी महीना के आसपास। तो अब एग्जैक्ट किसी को पता नहीं था, अब जब नहीं पता है तो मान लिया कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और तब से लोग 2 अक्टूबर को ही इनका जन्मदिन मनाना शुरू कर देता है वैसे, ठीक है। तो इसीलिए इनका 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब ऊपर के एग्जाम में चांसेस कम है कि इसका माता पिता के बारे में क्वेश्चन पूछे, वैसे नाम वगैरह के बारे में। अब चूंकि मे भी वनडे एग्जाम या कहीं पे कुछ पूछ सकता है, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं वैसे, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था आपका कोहरा भगत, माता का नाम था आपका लिवरी भगत, पत्नी का नाम था आपका बुधनी भगत, और गुरु का नाम था आपका तुरिया भगत, ठीक है। तो ऐसे पढ़ देने से तो याद होगा नहीं वैसे, ठीक है। तो एक ट्रिक टाइप का डेवलप किए हैं, ध्यान गौर कीजिएगा, तो आराम से याद हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो कोहरा से हम कोहड़ा ले सकते हैं, ठीक है। लिवरी से हम इसको लीवर ले सकते हैं, ठीक है। बुधनी से आप बुध ले सकते हैं, और तुरिया को चलिए छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो किसके पिता थे, तो जतरा का, ठीक है। तो जतरा का एक दिन जतरा बनता है, ठीक है। जतरा क्या होता है, एक शुभ दिन टाइप का कह लीजिए उसको, ठीक है। तो जतरा का एक दिन जतरा बनता है, तो वो लीवर जितना बड़ा कोहड़ा को खाता है, या खाने मिल गया उसको, ठीक है। लीवर जितना बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, इतना बड़ा के आसपास मान लीजिए लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर जितना बड़ा कोहड़ा खाने मिल गया, और कब खाया था, तो बुधवार को खाया था वो, ठीक है। क्योंकि ये अभी लग रहा हो कि आराम से रह जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बहुत सारा आंदोलन हो जाएगा, बहुत सारा नेतृत्व करता हो जाएगा, फिर उनके पिता माता के याद करना पड़ जाएगा, तो उस समय कन्फ्यूजन होता है। तो अगर ये याद रहेगा जतरा, कब जतरा हुआ, तो कोहड़ा खाया था, कोहड़ा कितना बड़ा था, तो लीवर जितना बड़ा था, किस दिन खाया था, बुधवार के दिन खाया था। तो इस तरह से अगर जोड़ लीजिएगा तो ये आराम से याद रहेगा, और एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो इतना तो बता दें, अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका ये तुरिया भगत इनके गुरु थे, ठीक है। तो तुरी एक कास्ट भी होता है, ठीक है, कास्ट, ठीक है। तो अगर आपके आसपास में अगर ये कास्ट है तो आपको आराम से याद हो जाएगा, नहीं है तो मान लीजिए कि तुरी नाम का एक कास्ट होता है, और वहीं से आपका निकला ये तुरिया भगत, ठीक है। तो ये गुरु का नाम क्या था, तो तुरिया भगत इनके गुरु का नाम था, ठीक है। पिता का नाम कोरा भगत, माता का नाम लिवरी भगत, पत्नी का नाम बुधनी भगत, और गुरु का नाम तुरिया भगत, इतना सारा चीज़ है, ठीक है। और ये इनका जन्म हुआ था 1888 में, 2 अक्टूबर 1888 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बाद में जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं, तो मती या जो ओझा वाला जो ज्ञान होता है, उसको ज्ञान लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ले किससे रहे थे, तो अपना तुरिया भगत से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, या ओझा बनने का कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। अब जो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है। एक तो है कि वहाँ पे ज्ञान मिला, तो उससे उनका आत्मज्ञान मिला है, ठीक है। और माना जाता है कि 1914 में इनको आत्मज्ञान हुआ था या आत्मबोध हुआ था, और वहीं से उनको सब चीज़ समझ में आना शुरू हो जाता है, और वो मतलब पूरा आंदोलन को उसके बाद वो शुरू करेंगे वैसे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और ऐसे भी कई, मतलब एक आत्मबोध हुआ, दूसरा है कि वहाँ ऐसे मान सकते हैं कि वहाँ पे जाते थे बहुत सारे, अकेले तो सीखते नहीं होंगे, बहुत सारे लोग आदमी आते होंगे। अब आदमी आते होंगे तो लोगों के बीच में डिस्कस भी होता होगा, और डिस्कस क्या होगा, तो आम समाज के बारे में जो भी है, कि जो समस्याएं होते हैं वो भी डिस्कस होगा, और डिस्कस होगा तो वहीं से में भी उनको सॉल्यूशन भी निकला होगा। तो इसलिए उस चीज़ को आत्मज्ञान के रूप में लेते हैं, एक तरीका। दूसरा है कि आप खुद आत्मचिंतन किए होंगे या मनन किए होंगे, तो वहां से भी उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तीसरा एक और चीज कहा जाता है कि उनको धर्मेश उनको दर्शन दिए थे। धर्मेश कौन हुए, तो उरांव के भगवान हो गए धर्मेश, ठीक है। तो वो उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि देखो समाज का ये समस्या है, इसका ये समाधान है, और तुम इस जो मूवमेंट है उसका तुम नेतृत्व करो। नेतृत्व करने के लिए आपका धर्मेश ही कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। कि जतरा भगत को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसने कहा था, तो धर्मेश ने कहा था, ठीक है। तो तब यहाँ पे ये आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनका कुछ सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम्स क्या था और उनका सॉल्यूशंस क्या निकलेगा वैसे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो ये संकल्प, ये मतलब प्रॉब्लम्स भी बेसिकली यही है आपका ये, ठीक है। और इसी को दूर करने, जो प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स को ही दूर करने का संकल्प मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे संकल्प लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स इनका देखते क्या है, तो ये अंग्रेजी राज का अत्याचार इनका प्रॉब्लम्स था। अंग्रेजी राज में इनका बहुत शोषण होता था, तो उससे ये लोग चाहता था कि उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। सेकंड है
कि जमींदारों के राज में ये लोग का बेगारी करना पड़ता था। मतलब ये लोग जो काम करता था उसका मजदूरी नहीं मिलता था, फ्री का काम करवा लेता था जमींदार लोग, तो उससे ये लोग बाहर आना चाहते थे। ठीक है, दूसरा। तीसरा है कि ये लोग का खुद का ही अंधविश्वास था, कि बहुत सारे अंधविश्वास पाल के रखा हुआ था, तो वो भी इनका प्रॉब्लम था। और चौथा है कि आपका बहुत सा कुरीति को भी ये लोग जारी रखा हुआ था, पहले से चला हुआ था, ये लोग चला रहा था, तो उससे भी ये लोग को लगता है कि ये पिछड़ा होने का पिछड़ा इस कारण से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ दो कारण बाहरी कारण है और ये दो कारण आपका अंदरूनी कारण है। ठीक है, तो कोई भी जब समस्या देखिएगा ना, तो हमेशा आपको दो कारण नजर आएगा, एक बाहर से होता है, एक अंदर से भी होता है। ठीक है, इन जनरल आप लोगों को देखिएगा कि वो बाहरी कारण को तो दूर करना चाहता है या उसके बारे में बोलता है, अपना अंदरूनी को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखिए, तो वहां पे भी आपको दो चीज दिखाई देगा। एक है कि जो मतलब गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू लोग एक पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहा है, किसके अगेंस्ट? तो अंग्रेजों का अगेंस्ट, जो कि बाहरी है। ठीक है, और वहीं पे आप फिर अंदर की तरफ जो सुधार है, तो वहीं पे आप राम मोहन राय लोग को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, ज्योतिबा फुले लोग को देखिए, महादेव गोविंद रानाडे लोग को देखिए, तो ये लोग समाज को सुधारने का बात करता है, क्योंकि समाज को सुधारेंगे तब मजबूत होंगे और तब इनका मुकाबला कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज टाइप से देखिए, दो पॉइंट है जो अंदर से सुधारेगा, अपना अंधविश्वास खत्म करेंगे, अपना कुरीति को खत्म करेंगे। ठीक है, ये उरावों को या टाना भगतों को अंदर से सुधारेगा। बाहरी दो चीज, बाहरी लोग है तो ये लोग को वहां से खत्म करेंगे। ठीक है, ये बहुत याद अच्छा से याद रखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से अराइज हो सकता है वैसे। ठीक है, और जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पे डिपेंड करेगा वैसे। ठीक है, क्योंकि आगे आएगा जो पलामू के राजा से 4 पॉइंट का डिमांड करेगा। ठीक है, ये लोग आगे करने वाला है, तो उससे ये जुड़ेगा वैसे। कैसे जुड़ेगा तो वो देखते हैं वैसे। ठीक है, हाँ एक चीज यहाँ और बता देते हैं वैसे कि नहीं, चलिए आगे बताते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज था जो ये लोग को दूर करना था, ये प्रॉब्लम्स है, इसी को दूर करना है। अब दूर करेगा कैसे ये लोग? तो करने के लिए ये लोग 4 पॉइंट को निकालता है कि 4 पॉइंट का पालन करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम से ये लोग दूर आ सकता है। और इसी को आचार संहिता भी ये लोग मानता है। ठीक है, ये आचार संहिता या संहिता, ये इंग्लिश में कहेंगे इसको कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये 4 कोड ऑफ कंडक्ट ये लोग बनाता है, ये प्रॉब्लम से दूर आने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि निकाला क्या। तो पहला निकालता है कि लोग सिर्फ धर्मेश का पूजा करेगा, ओनली एंड ओनली धर्मेश, बहुत सारे देवताओं का ये लोग पूजा नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तब बहुत सारे देवताओं को पूजा करेगा तो खर्चा भी तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब एक देवता रहेगा तो खर्चा कम होगा। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मेश को मानने का जो लोग निर्णय लेता है। और इसी को एकेश्वरवाद भी माना जाता है, कि एकेश्वरवाद का पालन कर रहा था। एकेश्वरवाद में क्या होता है? सिर्फ एक भगवान या एक भगवान को बेसिकली माना जाता है उसमें। ठीक है, चलिए दूसरा चीज है कि ये लोग कहता है कि पशु बलि ये लोग नहीं देगा, जो पूजा वगैरह में पशु बलि देता था, तो पशु बलि का ये लोग मना करता है। दूसरा कि मांस, पशु बलि नहीं तो मांस भी नहीं खाएंगे। और तीसरा है कि शराब भी नहीं पिएंगे। ठीक है, अब पशु बलि देगा तो पशु लेने में भी तो खर्चा होता है। ठीक है, दारू पिएगा या पिलाएगा उसमें भी खर्चा होता है। ठीक है, तो अगर ये दो काम नहीं करेगा तो जाहिर है कि पैसा का बचत होगा, वो पैसा बचेगा तो कहाँ लगेगा? अपने एजुकेशन में लगेगा, अपने घर मतलब बनाने वगैरह में लगेगा, या अपना ठीक से जीने में इलाज वगैरह कराने में लगेगा, तो जीवन ठीक से चलेगा। ठीक है, तो पशु बलि, मांस खाना और शराब पीना, ये तीनों को ये लोग त्यागने का बात करता है। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों चीज मतलब ये मतलब एकेश्वरवाद, एक भगवान को मानना, और ये पशु बलि, मांस खाना, शराब पीना, ये सब को आपका बिरसा मुंडा भी मना किए थे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के साथ इनका 2 पॉइंट मिलता है, ऊपर वाला दोनों पॉइंट वैसे। ठीक है, सिर्फ धर्मेश नहीं कहते हैं, बिरसा मुंडा कहते सिंह मोंगा, अंदर की ये है, बिरसा मुंडा सिंह मोंगा को मानने का बात करते हैं, जता भगत धर्मेश को मानने का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी पशु बलि है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ठीक है, या फिर नाच गाना नहीं करना है, तो जादू टोना वगैरह नहीं करना है, तो बिरसा मुंडा भी ये सब का बात करते हैं वैसे, और ये भी बात करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे नाच गान भी आ जाएगा, जादू टोना भी आकर जुड़ जाएगा इसमें वैसे। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा पॉइंट है कि गाय बैल को काम में ये लोग नहीं लाएगा। ठीक है, और गाय बैल का काम कहाँ होता है? खास करके खेती में होता है। ठीक है, तो खेती में गाय बैल का उपयोग नहीं करेंगे, तो खेती कैसे होगा? तो झूम खेती कर सकते हैं, खेती से रोका नहीं है,
ठीक है, एक चीज गौर कीजिएगा, बोला गाय बैल का खेती में मतलब काम में उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो गाय बैल क्योंकि पवित्र है, अब पवित्र है तो इनको पूजा करने लायक है, अब पूजा करने लायक है तो इनको अब खेती में जोतेंगे तो जाहिर इनको दर्द होगा, कष्ट होगा, तो उनको कष्ट क्यों देंगे? जो वो हमारे लिए पूजनीय है उनको हम लोग कष्ट क्यों दें? अब नहीं कष्ट देंगे तो जाहिर कि खेती बाड़ी में यूज नहीं करेंगे तो उनको कष्ट भी नहीं होगा वैसे, ठीक है। तो इसलिए लोग निर्णय लेता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि खेती बाड़ी मतलब गाय बैल का उपयोग लोग करना क्यों बंद कर देता है? इसलिए क्योंकि वो लोग को कष्ट होगा, ठीक है। चलिए, ये एक धार्मिक कारण जुड़ जाता है पहला। और दूसरा एक चीज और आता है कि लोग कहते हैं कि जमींदार गैर आदिवासी, ठीक है, एक चीज और यहाँ जुड़ेगा कि जो दूसरा धर्मावलंबी है, जो दूसरा धर्म को मानने वाला है, यहाँ 3 पॉइंट है वैसे, ठीक है। एक है जमींदार लोग, दूसरा है गैर आदिवासी लोग जो आदिवासी नहीं है, और तीसरा है दूसरा धर्म वाला लोग जो दूसरे धर्म को हिंदू धर्म मान रहा है या क्रिश्चियनिटी मान रहा है या इस्लाम मान रहा है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो लोग के घर में हम मजदूरी का काम नहीं करेंगे या उनके लिए हम कुली का काम नहीं, उनका सामान ढोने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये सब ये लोग क्यों चाहता है? बेसिकली ये लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये लोग समानता में विश्वास करता था, ठीक है। जो पलामू के राजा के 4 पॉइंट आएगा ना, वहाँ वो दिख भी जाएगा वैसे कि समानता ये लोग कैसे चाहता था। ये लोग की बेसिक संस्कृति हमेशा रहा है कि ये लोग सबको बराबर मानता है, कि ऊंच नीच का भेदभाव वाला चीज इनमें कम पाया जाता है वैसे, ठीक है। या पहले तो करीब ना के बराबर ही था वैसे, ठीक है। तो अब अगर कुली और मजदूर का अगर अगर मान लिया आप किसी के घर में कुली का काम कर रहे हैं या मजदूर का काम कर रहे हैं, तो क्या आप आशा कर सकते हैं कि सामने वाला को बराबरी के रूप में मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके घर में कुली और मजदूरी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सामने वाले के साथ बराबरी के रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ठीक है। और सामने वाला चूंकि आपका मालिक नहीं है तो जाहिर है कि वो भी आपको बराबरी के रूप में देखेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए जो अपना क्या कहते हैं, अपना हालात को सुधारने के लिए ये लोग ये भी निर्णय लेता है कि ये लोग के घर में कुली और मजदूर के रूप में ये लोग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है। पहला ये है कि आपका कुछ हद तक धार्मिक और सामाजिक टाइप का हो गया कि केवल धर्मेश का पूजा करेगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये लोग सिर्फ धर्मेश का पूजा करेगा, पहला हो गया। दूसरा पशु बलि, मांस नहीं खाएगा तो, और शराब नहीं पिएगा, गाय बैल का काम में नहीं लाएगा, जमींदार गैर आदिवासी या अलग धर्म वाले के घर में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आ सकता है वैसे, बन सकता है वैसे, ठीक है। तो ये सब निर्णय लेने के बाद क्या होता है कि जो जतरा भगत लोग हैं या जो इस सिद्धांतों को मानने वाला लोग था, वो लोग खेती करना बंद कर देता है। अब खेती इसलिए करना बंद कर दिया क्योंकि गाय बैल का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तब खेती नहीं हो रहा है, ठीक है। अब या फिर ये लोग जमींदार लोग के घर में अब काम करना बंद कर देगा, ठीक है। काम करना बंद कर देगा तो जमींदार है या जो जो भी उच्च लोग, जो भी थोड़ा आर्थिक स्थिति हालात ठीक था, ठीक है, तो वो लोग के घर में अब मजदूर नहीं मिल रहा है, तो मजदूर नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि वो लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। अब जब दिक्कत होगा तो वो लोग सरकार से शिकायत कर दिया कि जतरा भगत ये सब गड़बड़ी कर रहा है कि आदमी लोग को काम करने नहीं दे रहा है, और नहीं करने दे रहा है तो हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और उस कंप्लेन के आधार पे होता है कि ये लोग का जतरा भगत और उसके 7 दोस्त का अरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। और जब अरेस्ट हो गया ये लोग का, तो ये लोग का करीब आपको साल भर तक जेल में रखा जाता है। मतलब ये 2016 का आपका शुरुआती दौर में आपका इनका अरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। साल भर तक करीब जेल में रखता है और साल भर बाद इनको कचहरी में पेश किया जाता है और फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जब छोड़ दिया जाता है तो करीब उसके 2 महीना के बाद इनका मौत हो जाता है। मौत इसलिए हुआ था क्योंकि जो जेल में उनका बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया था, वो इनके साथ बहुत मारपीट हुआ था, और उस मारपीट को वो झेल नहीं पा उनका बॉडी झेल नहीं पाता है, तो 2 महीना के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है वैसे, एक चीज़ कि कुछ बुक में मिलेगा कि आपका 2016 में इन जतरा भगत का मौत हो गया था, ठीक है। कुछ बुक में मिलेगा कि 1 साल तक जेल में रहे थे, और कुछ बुक में मिलेगा कि वो 1.5 साल तक जेल में रहे थे। तो 3 टाइप का सिचुएशन यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जो रांची विश्वविद्यालय में जो किताब पढ़ता है, मेनली मैं उसी को ऑथेंटिक मान के चल रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि साल भर तक वो जेल में रहे थे, उसके बाद 2 महीना बाहर में रहे थे, उसके बाद मौत हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें कि 2016 के शुरुआत में वो मतलब जेल में गए थे,
तो 1 साल और ले लीजिए तो 2017 तक तो पहुंच ही जा रहा है। तो किसी भी हालत में 2017 में इनका मौत हो सकता है, 16 में नहीं होने का चांस है वैसे, ठीक है। लेकिन कुछ बुक में चूंकि 2016 दिया हुआ है तो हम वो भी मेंशन कर दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में ऑप्शन देख लीजिएगा कि कैसे आपको कौन सा चुनना है वैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हाँ एक चीज और है, जो सफलता मिला था, सफलता क्या मिला कि खेती बंद करने में कामयाब हो गया था और गैर आदिवासियों के वहाँ काम करना बंद कर दिया था ये लोग। तो दो चीज में हुआ, और दो चीज के लिए ऊपर वाले लोगों को प्रॉब्लम हुआ था वैसे, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ ये देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, 2016 में उनका अरेस्टिंग होता है, 1 साल के लिए जेल हुआ था, प्रताड़ना होता है, 2 महीना के बाद उनका मौत हो जाता है वैसे, ठीक है। अब उनके मौत के बाद क्या आंदोलन खत्म हो गया था? तो नहीं हुआ था, ये आंदोलन जारी रहता है। अब जारी कैसे रहता है? तो जारी होने का यहाँ पे आपका 2 पॉइंट आता है। एक चीज है कि इसका एक मसीहाई स्वरूप था, ये लोग मानता था कि एक मसीहा आएगा और आदिवासी या उरांव को इस बुरे हालत से उबार के ऊपर उठाएगा, ठीक है। आएगा तो आएगा में क्या है, एक आश्वासन था कि कोई आने वाला है, कोई मसीहा आएगा, ठीक है। उसी में ये लोग कहीं कहीं लोग बिरसा मुंडा से जोड़ देता था ये लोग कि बिरसा मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा तो तब तक मर चुका था, तो बहुत ज़्यादा उसका रेलेवेंस नहीं बनता है। बाकी एक चीज़ और मसीहा में था कि एक जर्मनी को भी ये लोग एक देवता के रूप में मान लिया था कि जर्मनी एक मसीहा है जो कि आया है और वो लोग के विदेशियों को यहाँ से, जो विदेशी लोग यहाँ पे शोषण कर रहा है वो लोग को बाहर भगा देगा, ठीक है। तो और इसी को जर्मनी को लोग जर्मन केसर बाबा नाम देता है और कुछ पूजा में उसका नाम का यूज भी करता था ये लोग, ठीक है। और तीसरा है कि गांधी जी को भी लोग उसी तरह से मानता है कि जतरा भगत का पुनर्जन्म गांधी के रूप में हुआ था और गांधी गांधी इन लोगों का उद्धार करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट, बिरसा से जतरा भगत का तुलना करते हैं, जर्मन केसर बाबा या जर्मनी को ये लोग एक मतलब एक मसीहा मान लेते हैं, और तीसरा गांधी जी से, गांधी जी के बारे में कहते हैं कि जतरा भगत का पुनर्जन्म गांधी जी के रूप में हुआ है, ठीक है। 3 चीज क्लियर। तो ये था कि पहला जो कि लग रहा था मसीहा आएगा और ये लोग को बचाएगा, ये एक पॉइंट था जो जिंदा रहा ये आंदोलन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग का जो शिष्य लोग था वो लोग थोड़ा लायक शिष्य था और वो लोग इस आंदोलन को अलग अलग तरीका को अपनाते हुए इसको आगे बढ़ाता है और काफ़ी फैलता है, और फैलता इतना है कि आपको गुमला से निकल के आपको ये पलामू तक चला जाता है और आपको बाएं साइड देखिए तो आपको सरगुजा तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आंदोलन गुमला से निकल के पलामू तक और बाएं सरगुजा तक भी फैलता है ये, ठीक है। अब ये को फैलाने वाला कौन कौन था तो उसको भी देख लेते हैं, मे बी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा भी, ठीक है। तो उसमें जो प्रचार प्रसार होता है, तो प्रचार प्रसार में आपको ये लोग था, पहला तो है आपका देवमनिया भगत। तो देवमनिया भगत एक औरत थी, ठीक है। ये चूंकि एक औरत है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी औरत थी जो जतरा भगत के साथ में काम की थी, ठीक है। तो ये थी आपकी देवमनिया भगत, ठीक है। और देवमनिया भगत आपका सीसई थे थी, सीसई आपका सीसई ब्लॉक है आपका गुमला में, तो वहीं से ये थी वैसे, ठीक है। बाकी आ जाता है आपका शिबू भगत, ठीक है। तो शिबू भगत, तो शिबू भगत भी आपको मदद किया था और ये मांडर के इलाके में थे, रांची में ही आपका मांडर है, तो मांडर इलाके से आपका ये थे और ये ही बोले थे कि आप मीट खा सकते हैं या मांस खाने का परमिशन आपको यही दिए थे, ठीक है। दूसरा लोग क्या कर रहा है कि मीट नहीं खाना है या नहीं खा सकते हैं, ये क्या कर रहा है कि मीट खा सकते हैं, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या था, क्यों खा सकते हैं? कि ये मानते थे कि जो हम लोग अचीव करना चाहते थे या जो हम लोग का टारगेट था उसको हम लोग अचीव कर चुके हैं, आज अचीव कर चुके हैं तो मांस मीट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, इनका लॉजिक ये था वैसे, ठीक है। और ये जब ये बात कहते हैं कि मीट खा सकते हैं तो वहां से ये दो धड़ा में टूट जाता है। एक है जो मीट नहीं खाने वाला है तो उसको कहा जाता है आपका अरुआ भगत, और जो मीट खाने वाले हैं उनको कहा जाता है आपका जुलाहा भगत। मीट खाने वाले जुलाहा भगत, नहीं खाने वाले अरुआ भगत। तो अरुआ भगत इनको इसलिए कहा गया क्योंकि मिली चावल के रूप में ये लोग अरुआ चावल का ही प्रयोग करते थे, इसलिए इनको अरुआ भगत कहा गया, ठीक है। कुछ बुक में यह भी मिलता है कि ये लोग सिर्फ अरवा चावल खाते थे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई अरवा चावल ही सिर्फ खाएगा, सब्जी भी खाता होगा, कुछ फ्रूट्स या फल भी खाता होगा, वैसे मे भी दूध भी पीता हो, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ नहीं ये कहना मे भी मेरे हिसाब से लगता है उतना सही नहीं होगा कि ये लोग सिर्फ अरवा चावल खाते थे। सिर्फ अरवा चावल के खा के को कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो शिबू भगत का पॉइंट हो गया। और तीसरा है कि आपका बलराम भगत। तो बलराम भगत भी आए थे और बलराम भगत आए थे आपका घाघरा क्षेत्र में। ये घाघरा भी आपका गुमला में ही है वैसे, ठीक है।
तो उस क्षेत्र में आए थे और ये कहते हैं कि हमको गो मतलब गायों का रक्षा करना चाहिए, और इनका संप्रदाय को इसी के लिए गोरक्षिणी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, बलराम भगत गोरक्षिणी संप्रदाय। अब बलराम, तो ये सुन के कौन सा चीज याद आता है? सीधे कृष्ण का भाई बलराम। और कृष्ण और बलराम कहाँ रहते थे? तो गोकुल में। और गोकुल में गाय का रक्षा नहीं होगा तो और कहाँ रक्षा होगा? ठीक है, तो बलराम भगत गोरक्षिणी संप्रदाय को चलाते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं आपका भिखू भगत। ठीक है, तो भिखू भगत आपका बिशुनपुर के इलाके में थे। ठीक है, तो बिशुनपुर का वही इलाका है जहाँ पे जतरा भगत पैदा हुए थे। बिशुनपुर के चिंगरी नावा टोली में आपका जतरा भगत पैदा हुए थे, और बिशुनपुर में ही आपका ये भिखू भगत भी आते हैं। ठीक है, और भिखू भगत आपका विष्णु संप्रदाय को चलाते हैं। मतलब जतरा भगत संप्रदाय में, मतलब जतरा भगत का ही एक और संप्रदाय निकलता है, वो कि विष्णु भगत संप्रदाय। ठीक है, उसको चलाने वाले कौन है? तो आपका भिखू भगत। ठीक है, भिखू के कौन सा नाम जुड़ रहा है? विष्णु, विष्णु भगत संप्रदाय। ठीक है, तो विष्णु और ये भिखू, भिखू भीख। ठीक है, तो विष्णु का एक अवतार था, को वामन अवतार। ठीक है, तो वामन अवतार में क्या कहानी है कि वो छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेके राजा बलि से 3 वरदान मांगते हैं। ठीक है, और ये कहानी अगर याद होगा तो कौन ले रहा है? विष्णु भीख मांगने वाले का रूप ले वाले ब्राह्मण का रूप ले रहे हैं, तो भिखू और विष्णु एक कनेक्शन जुड़ रहा है, तो यहाँ से आपको याद हो सकता है वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और उसमें एक चीज और आता है लास्ट में कि एक सिद्धू भगत थे, और सिद्धू भगत आपका 1921 में आपका गांधी जी के आंदोलन में जुड़ जाएंगे। ये असहयोग आंदोलन के समय जुड़ेंगे उससे, तो इसको आगे देखते हैं वैसे। ठीक है, अब ये लोग जो इनका जो लायक शिष्य लोग था, जो अलग अलग जगह पे इस आंदोलन को फैला रहा था। ठीक है, अब फैला रहा था तो फैलते फैलते लोग पलामू तक पहुंच गया था वैसे। ठीक है, और जब पलामू पहुंच जाता है तो पलामू का राजा से ये लोग डिमांड करता है कि हमारा 4 मांग है और 4 मांग को पूरा कीजिए। ठीक है, तो वो 4 मांग क्या था, तो उसको देखते हैं। पहला ये लोग कहता है कि हम लोग को स्वशासन चाहिए। और स्वशासन में क्या है? जिनका जो स्वशासन पद्धति है, जो स्वशासन शासन पद्धति है, जिसके बारे में हम लोग पेपर 2 के मतलब में पढ़ते हैं, वैसे बहुत से 6 तो मेन है कि शासन पद्धति है, तो वो वाला उस तरह से शासन चाहते हैं। दूसरा है कि राजा का पद को समाप्त कर दीजिए, दूसरा है। ठीक है, क्योंकि राजा लोग वैसे भी इनके हित, ये लोग के हित में ज़्यादातर काम नहीं कर रहे थे वैसे। ठीक है, अब तो इसीलिए। और तीसरा है कि समानता, इनके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। ठीक है, लटाना भगत लोग जो है इनको समान माना जाए, इनको नीचे मतलब नीचे का इंसान नहीं माना जाए, या ऊंच नीच इनके साथ नहीं किया जाए। और चौथा है कि भूमि कर का समाप्ति कर दिया जाए। ठीक है, जो भूमि टैक्स ले रहा था उस चीज को समाप्त करने का बात करता है ये लोग। ठीक है, तो अब भूमि टैक्स समाप्त कर देगा तो राजा का पद कैसे रहेगा? क्योंकि राजा बने रहने के लिए उसके प्रशासन चाहिए वगैरह, सैनिक वगैरह चाहिए। ठीक है, तो उसको वेतन देने के लिए पैसा चाहिए, उसका पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो चूंकि ये ऐसा चीज मांग कर रहा था जिसको पूरा करना संभव ही नहीं था, तो पलामू का राजा उसको देने से इनकार कर देता है, और उनका जो ये डिमांड था इनको नहीं मानता है आपका पलामू का राजा। ठीक है, अब पलामू का राजा से भी लोग निराश हो गया। तब इसके आगे ये लोग ये क्या करता है कि ये लोग 1919 में ये लोग 2 तरह का टैक्स नहीं देने का बात करता है। ठीक है, एक था आपका चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स, और एक था आपका मालगुजारी टैक्स। ठीक है, मालगुजारी। ठीक है, चौकीदारी और मालगुजारी दोनों को देने से ये लोग मना कर देता है। ठीक है, और वहां भी इनके आंदोलन को दबा दिया जाता है, और कुछ जतरा भगत मतलब कुछ टाना भगत लोग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी लोग का फेलियर हो जाता है वैसे। ठीक है, तो फिर अब ये लोग को लगता है कि अब क्या करें। ठीक है, तो जतरा भगत की एक और खासियत देखिएगा कि हर बार नया नया चीज के लोग लेके आता है। ठीक है, जब मान लीजिए कि जो शिबू भगत जिस मांडर इलाका में थे, ठीक है, वहाँ का आदमी अगर नहीं सुन रहा था तो मीट खाने का भी परमिशन दे दिया, लेकिन मेरी बात को सुनो। ठीक है, सेम टाइप का यहाँ पे भी है कि अब यहाँ पे है कि अब ये लोग कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक कुछ आर्थिक आंदोलन करके देख चुका, काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है कि ये लोग अगल बगल में देखा कि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा है और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये लोग पार्टिसिपेट में करके क्या कर रहा है कि लोग जो बाहरी लोग हैं या जो अंग्रेज लोग हैं उसका विरोध कर रहा है।
तो ये लोग को लगता है कि चलो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, और शामिल हो जाएंगे तो जो काम हम लोग करना चाहते हैं वही काम हम लोग का पूरा हो जाएगा वैसे, ठीक है। और इसलिए ये लोग पहला बार 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेता है और हिस्सा लेता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में 1921 में ये लोग पहला बार भाग लेता है, ठीक है। अब ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया, या राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्ट कर रहा है। उसके बाद ये लोग नागपुर का जो झंडा सत्याग्रह है, तो इसमें भी वो लोग शामिल हुआ था। और ये नागपुर झंडा सत्याग्रह आपका 1923 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो साइमन कमीशन आता है आपका 1927 में, तो इसका भी ये लोग विरोध करता है, ठीक है। सब विरोध कर रहा है तो इसमें ये लोग शामिल होके ये लोग भी विरोध कर रहा था वैसे, ठीक है। उसके अलावा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है आपका 1930 में, ठीक है। जब ये आंदोलन चलता है तो उसी समय आपका वल्लभ भाई पटेल गुजरात के बारदोली में आपका कर नहीं दो देने का आंदोलन चलाते हैं, और उससे इंस्पायर्ड होके ये लोग गुमला वाले क्षेत्र में ये लोग भी कर देना बंद कर देता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है कि आपका रामगढ़ अधिवेशन होता है आपका 1940 में, और 1940 में आंदोलन का ये लोग हिस्सा लेता है, और वहाँ पे गांधी जी को ये लोग 400 रुपया देता है, ठीक है। वैसे ये लोग जब भी गांधी जी से मिलता था हमेशा कुछ ना कुछ पैसा देता था, मतलब जो भी इनके पास होता था जाके समर्पित कर दो, और समर्पित इसलिए कर दो क्योंकि ये मेरे लड़ रहा है तो इनको आर्थिक मदद हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो 400 रुपया कब दिया, तो रामगढ़ अधिवेशन में दिया, मतलब गांधी जी को ये लोग, ठीक है। इसके बाद 1942 में या 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये लोग भाग लेता है, ठीक है। तो गांधी जी का जितना बड़ा बड़ा आंदोलन होता है सब में ये लोग भाग लेता है, यानी एक तरह से ये भी कर सकते हैं असहयोग आंदोलन और उसके बाद जितने सारा आंदोलन हुआ सब में ये लोग भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग एक चीज और करता था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें भी ये लोग जाता था, ठीक है। सब में नहीं गया, कुछ कुछ में गया, जैसे गया का अधिवेशन तो उसमें गया, कलकत्ता में अधिवेशन होता है तो उसमें जाता है, लाहौर में अधिवेशन होता है उसमें जाता है, बाकी रामगढ़ में तो ये लोग गया ही था वैसे, ठीक है। और ये लोग का आंदोलन अटेंड करने का एक और बड़ा मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा डिफरेंट सा चीज़ है कि लोग जहाँ भी जाता था तो ये लोग पैदल जाता था, कोई गाड़ी वाला का उपयोग नहीं करा है, जहाँ गया सब पैदल चला गया। सोचिए लाहौर जितना दूर ये लोग मोस्ट प्रोबेबली लोग पैदल गया था, कैसे गया सोचिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे ये लोग भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा ये लोग अपने जीवन में भी कुछ कुछ सुधार किया था, ठीक है। सुधार में ये किया था ये लोग चरखा को अपनाया था, और सिर्फ खादी वस्त्र को पहनने का वो लोग प्रण लिया था, मतलब जो रंगीन वस्त्र है या टेराकोट का वस्त्र है तो वो सब किसी वस्त्र को नहीं पहनता था, सिर्फ और सिर्फ ये लोग खादी वस्त्र को पहनता था, गांधी टोपी पहनता था। और फिर जो एक गाना होता था, कुछ कुछ गाना टाना टून टाना करके गाना है, उसे गाते हुए अपना ये लोग प्रचार वगैरह करता था, ठीक है। बाकी ये सब जो आंदोलन होता था उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करता था, और ये लोग प्रदर्शन में भाग ले रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, दारू के दुकान में ये लोग धरना दे रहा है, तो हर तरह का ये लोग काम करता था ये लोग वैसे, ठीक है। और चूंकि ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से करता था तो इसीलिए ये गांधी जी ये लोग अपने सबसे मतलब बड़ा अनुयायी भी माने थे वैसे इसको, ठीक है। बहुत फेमस कोट है कि गांधी इनको सबसे बड़ा अनुयायी माने थे, क्वेश्चन आता भी इससे, तो याद जरूर रखिएगा कि किन के बारे में ये कोट कहा गया है, तो टाना भगतों के बारे में ये कोट कहा गया है कि गांधी जी इनको अपना सबसे बड़ा अनुयायी माने थे वैसे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बचता है इसमें कि हाँ, ये जो दूसरा बहुत सारा जनजातीय आंदोलन हुआ था उससे ये अलग था, और अलग इसलिए था क्योंकि दूसरा जितना आंदोलन था तो अपने आप में हुआ था और खत्म हो गया था। ये ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ जाता है और ये आगे बढ़ता है, और टाना भगत लोग अभी भी है, ठीक है। कांग्रेस का अभी भी सपोर्ट कर रहा है और अभी भी है, अभी भी अपना जो कुछ सामाजिक काम करना है ये लोग करते रहता है वैसे, ठीक है। तो अभी तक ये जिंदा है टाना भगत लोग वैसे, ठीक है। तो एक ये हो गया कि ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनता है। वैसे एक और आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना था, वो था आपका हरि बाबा आंदोलन, और उसमें भी गांधी जी के कुछ सिद्धांतों को अपनाया गया था, ठीक है। उसका वीडियो देखिएगा हरि बाबा वाला, तो उसमें वो मिल जाएगा वैसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो हो गया कि ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, और उसके बाद ही लोग राजनीतिक आंदोलन बनता है इनका, ठीक है, पहला। और दूसरा चीज एक चीज और होता है कि ये लोग के आंदोलन को, या जो टाना भगत आंदोलन है
इसको गांधी जी के आंदोलन का एक शुद्ध आदिवासी रूप भी कहा जाता था। ठीक है, कि शुद्ध आदिवासी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस आंदोलन को गांधी जी के आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता था, तो ये आपका टाना भगत आंदोलन था। ठीक है, और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो उरांव का जो बुरा स्थिति था, जो नीचे वाले स्तर में रह रहे थे, उससे उबरने के लिए इस आंदोलन से इन लोग को एक आचार संहिता मिला था, जिसका उपयोग करके अपने स्थिति को वो ऊपर उठा सकते थे। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू।